आज मैं आप सभी के साथ सिया की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। सिया की इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलेगा कि आप जीवन में आपकी जो भी ज़िम्मेवारियाँ हैं, जो भी कर्तव्य हैं, उन्हें आप प्रेम पूर्वक जहाँ तक भी आप कर सकते हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर कहीं आप कर नहीं पा रहे हैं, ये कुछ चीज़ें परिस्थितियाँ इस तरह की हैं कि आप बहुत ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं, तो इस चीज़ का गिल्ट अपने अंदर ना पालिए, क्योंकि आप अपना मैक्सिमम दे सकते हैं, वो आप दे रहे हैं। लेकिन हर चीज़ इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें परिस्थितियों वश हो जाती हैं। कुल मिला के हमें अपना 100% देना है। सामने से क्या रिजल्ट आया, इसकी चिंता किए बिना जहाँ तक भी हम दे सकते हैं। अब हमारा 100% सबका अलग अलग हो सकता है। कोई अपने परिवार के लिए 1 करोड़ खर्च कर सकता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने जो मैं मैक्सिमम खर्च कर सकता था अपनी फैमिली पर मैंने किया। और किसी की कैपेसिटी सिर्फ 1 लाख खर्च करने की है, तो इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है। जितना जो कर सकता था उसने वो किया। इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए और अपना 100% हर काम में देना चाहिए। आज मैं आप सभी के साथ सिया की स्टोरी शेयर कर रही हूँ। सिया जो कि 30 वर्षीय अनमैरिड लड़की है। वैसे सिया एजुकेटेड भी हैं, खूबसूरत भी हैं, बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। बस वो और उनके भाई और उनके माता-पिता, घर में 4 लोग ही हैं। सब कुछ अच्छा है, लेकिन सिया के अंदर एक फीलिंग, और कभी-कभी वो फीलिंग गिल्ट की तरह उसके सामने आती है। वो उसके भाई से रिलेटेड है। सिया और उसके भाई के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप है। जैसा कि भारतीय परिवारों में कई बार लड़के की चाहत में बच्चों के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। कुछ इसी तरह से सिया और उनके भाई के बीच में 15 साल का डिफरेंस है। यानी सिया कहती है कि मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैंने अपने भाई के साथ अपना बचपन गुजारा है, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तब मैं टीन एज में थी। तो सिया के लिए एक तरह से वो अपने आप को माँ के रोल में देखती है, अपने भाई की माँ के रोल में देखती है। सिया कहती हैं कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से मेरा भाई पैदा हुआ, तब से या तो मैं अपने भाई को लेके बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हूँ, इस वजह से शायद ऐसा हुआ। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ डेज़ा वू जैसी फीलिंग्स होती हैं। जैसे मेरे भाई के साथ क्या होने वाला होता है, ख़ास तौर पे मुझसे और मेरे भाई से जुड़ा हुआ, उसका अंदाज़ा मुझे पहले से लग जाता है। जैसे वो कहती हैं कि बचपन में जब उनका भाई छोटा भी था, तो वो कई बार खेलने जाता, 8-10 साल, 8-9 साल का बच्चा, तो उन्हें पहले से एक मन में कि कहीं उसे चोट ना लग जाए, कहीं वो साइकिल से ना गिर जाए, ऐसी एक फीलिंग रहती थी। और वो कहती है वो फीलिंग मेरी सच होती थी। उस दिन पता चलता था कि हाँ, वो खेलते-खेलते गिर गया, वो साइकिल से गिर गया, उसको चोट लग गई है, ऐसा कुछ होता ही था। वो कहती हैं कि ये जो फीलिंग्स होती थी, जैसे मैं भविष्य देख रही हूँ, और ये सिर्फ़ ये नहीं कि रात को सिर्फ़ सपने के माध्यम से होती थी, दिन में भी कई बार मुझे ऐसा फ़ील होता था कि जैसे मुझे पता है कि क्या होने वाला है, ख़ास तौर पे मेरे भैया से रिलेटेड उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे वो कहती हैं कि एक बार मैं रात को सपना देख रही थी कि उसे उसके टीचर से बहुत डाँट पड़ी है, और वो बहुत डरा हुआ है कि मैंने अगर नहीं करा ये काम तो मुझे और डाँट पड़ेगी, घबराया हुआ है। तो उसने घर आके कुछ नहीं बताया, लेकिन सिया ने जब अपने भाई से पूछा कि क्या तुझे आज डाँट पड़ी थी ना? तूने अब तुझे टेंशन है कि तूने ये काम नहीं किया तो मैडम से कल फिर डाँट पड़ेगी, यही बात है ना? तो उनका भाई कहता था हाँ, यही बात है। तो आप कह लीजिए कि चाहे वो भविष्य देख सकती थी अपने भाई का, या वो उसे डेजा वू की फीलिंग वो कहती हैं, या वो कहती हैं कि स्वप्न के माध्यम से कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए। लेकिन मैं अपने भाई से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें महसूस करती थी, जो उसके जीवन में सच भी हो जाती थी और मोस्टली वो नेगेटिव होती थी। और इस चीज़ ने मुझे मेरे भाई के प्रति, पहले से ही मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी, क्योंकि मुझे तो पहले ही ऐसे लगता था कि जैसे मुझे उसकी देखभाल करनी है, जैसे मैं उसकी माँ समान हूँ। तो ये फीलिंग जैसे-जैसे इस तरह के मुझे कुछ दिखता था, तो वो और भी ज़्यादा हो गया था। अब तो मैं और भी ज़्यादा उसका केयर करने लगी थी। चलिए यहाँ तक भी ठीक है कि भाई-बहन के बीच में बहुत गहरा प्यार है, क्योंकि भाई बहुत छोटा है, तो
एक बहन बहुत केयर कर रही है, यहाँ तक भी समझ में आता है, ऐसा तो होता ही है। लेकिन सिया बताती हैं कि जब से वो लगभग 26-27 साल की हुई हैं, अभी उनकी आयु लगभग 30 वर्ष है, और जब से उनके माता पिता ने उनके ऊपर शादी के लिए थोड़ा सा प्रेशर डालना शुरू किया है, सामान्यतः जैसे 25-26 साल की लड़की के लिए वर तलाश करने की शुरुआत भारतीय समाज में तो हो ही जाती है उस तरह से। लेकिन सिया कहती हैं कि मुझे डर लगता है, मुझे शादी से डर नहीं लगता, मुझे सब कुछ सामान्य है, लेकिन मुझे अपने भाई को छोड़ के जाने से डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर इस घर से चली गई और मेरे भाई को कुछ ना हो जाए, उसकी प्रोटेक्शन का क्या, उसकी देखभाल कैसे होगी, उसको कुछ ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया कि मैं दूर चली गई और मैं उसके लिए कुछ ना कर सकी तो। ये फीलिंग तो वैसे तो देखा जाए तो सब भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो सबके लिए होती हैं, लेकिन यहाँ ये चीज़ें नेगेटिव वे में थी और बहुत ज़्यादा थी। एक तरह से सिया अपनी शादी को टालती जा रही है क्योंकि उसे ये चीज़ कि मैं अपने भाई से दूर नहीं होना चाहती, कोई ना कोई वजह बना के हर रिश्ते में कोई ना कोई कमी निकाल के उसे कैंसिल कर देना, जो कि बहुत मामूली बात है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कोई भी रिश्ता आएगा वो आप उसमें कमी तो निकाल ही सकते हैं। अब हम सिया की पास्ट लाइफ पे चलते हैं और क्यों सिया के अंदर अपने भैया को लेकर, उसे प्रोटेक्ट करने को लेकर इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, और क्यों जैसे सिया को लगता है कि वो भविष्य देख पा रही है, जैसे वो अपने भैया का भविष्य देख पा रही है, और उस भविष्य में भी वो सिर्फ नेगेटिव घटनाएं देख पाती है, जब उसे डांट पड़े, चोट लगे या कुछ ऐसा कुछ गलत हो तब। अब हम सिया के पीएलआर पर आते हैं। वो अपनी शुरुआत में ही अपने मृत्यु का दृश्य देखती हैं जब उनकी एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। वो कहती हैं, मैं सड़क पर अचेत पड़ी हूँ, हर तरफ खून बिखरा हुआ है, लोगों की भीड़ जमा है, लोग पुलिस को बुला रहे हैं, मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे कोई नहीं पहचानता कि मैं कौन हूँ। अगले दृश्य में वो अपने आप को एम्बुलेंस में देख रही हैं जो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही है। ये एक सड़क दुर्घटना का दृश्य है। पास्ट बर्थ में सिया की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हुई है और वो एक गुमनाम लड़की की तरह है जिसकी कोई खोज खबर लेने नहीं आया, जिसको कोई पूछने नहीं आया कि ये कौन व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई है। इस तरह से सड़क पर एक अनजान व्यक्ति की तरह सिया की मृत्यु हुई है। अगले दृश्य में सिया बताते हैं, मैं एक बहुत बड़े शहर में, बहुत भीड़ है वहां, छोटे छोटे घर, छोटी छोटी सी चौल, जहां गंदगी के ढेर है, जो जगह रहने लायक ही नहीं है। मैं अपने छोटे भाई के साथ वो वहां रहती हूँ। मुझे समय असमय, कई बार कई कई दिनों के लिए भी घर से दूर रहना पड़ता है क्योंकि मैं फिल्मों में काम करती हूँ। जिस तरह की परिस्थितियां सिया ने बयान करी उससे समझ आता है कि शायद सिया जैसे आज से कुछ वक्त पहले तक एक्स्ट्रा कलाकारों को कोई पहचानता ही नहीं था, ऐसी किसी भीड़ का हिस्सा रही हैं और बम्बई की किसी चौल में कहीं गरीबी में उन्होंने अपना एक जीवन गुजारा है। और उस बर्थ में भी जो इस बर्थ का उनका भाई है, भाई के रूप में ही, छोटे भाई के रूप में ही उनके जीवन में रहा है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि कई बार वो 2-2 3-3 दिन के लिए घर से दूर रहती हैं, तो उस बर्थ में उन्होंने एक लगातार एक डर, चिंता अपने भाई की, उसे अपने अंदर पाला है। क्योंकि झोपड़पट्टी जैसे इलाकों में आप अपने छोटे भाई को छोड़कर 3-3 दिन के लिए घर से गायब रह रहे हैं, तो एक बहन होने के नाते एक लगातार चिंता अपने भाई की करते रहना ये स्वाभाविक है। और ये तो उस समय की बात होगी जब
किसी से बात कर लेना आज की तरह आसान नहीं होता होगा। किसी के बारे में जानकारी हासिल कर लेना, आजकल तो हम फट से फ़ोन करते हैं और कहीं से भी किसी के बारे में भी पल भर में जान लेते हैं। उस समय पर ऐसा नहीं होता था। मैं और मेरा भाई, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और जीवन में अकेले हैं। हमारे परिवार में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। मेरा भाई लगभग 10-11 वर्ष का है और मेरे जाने के बाद वो खुद को कैसे-तैसे सँभालता है, घर का काम करता है, खाना बनाता है और अकेले रहता है। आगे वो कहती हैं, माहौल बहुत खराब है। 2 लड़के जो शायद बदमाश हैं, बहुत गंदी-गंदी गालियाँ निकालते हुए, शराब पीकर एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। लेकिन कोई उन्हें मुड़कर भी नहीं देख रहा, क्योंकि ये सब यहाँ पर बहुत सामान्य है। अगले दृश्य में वो कहते हैं, बहुत देर रात का वक्त है। मैं शायद काम से अकेले वापस आ रही हूँ। देर रात को मैं अपने छोटे भाई को उन्हीं शराबी लड़कों के ग्रुप में खड़ा हुआ देखती हूँ। मैं बहुत गुस्से में हूँ। ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अगले दृश्य में वो कहते हैं कि घर आकर उन्होंने अपने भाई को बहुत मारा और डांटा। मैं उसी के लिए जी रही हूँ, उसी के लिए काम करती हूँ। वो कैसे इन लड़कों के साथ रहकर अपना जीवन खराब कर सकता है। आगे और बहुत कुछ सिया ने बताया, लेकिन कम शब्दों में अगर हम कहें तो ये चीज़ निकल कर आई कि सिया ने एक बर्थ, एक जैसे फिल्मों में एक्स्ट्रा कलाकार होते हैं, उसके रूप में, एक लड़की के रूप में इस तरह का जीवन गुजारा है, जिसमें उसने अपने भाई के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी गिल्ट ही रहा कि वो सब कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि समय नहीं दे सकी। क्योंकि उसको अपनी आंखों के सामने वो ना चाहते हुए भी गलत संगत में जाता हुआ देखती रही, ना चाहते हुए भी वो उस इलाके में जो इतना गंदा है अपने भाई को अकेला छोड़ के जाने के लिए मजबूर होती रही, और इन्हीं हालातों में एक अनजान व्यक्ति की तरह उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यहाँ पर यहाँ से सिया का दर्द शुरू होता है, क्योंकि अब सिया जो आज की जो सिया है, उसके अंदर आज जो उसके भाई के रूप में है वो वही सोल है, और वही फीलिंग्स फिर से ट्रिगर हो रही हैं। वही, मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है, मुझे उसकी देखभाल करनी है, उसका कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि सिया के भाई के साथ उस बर्थ में ऐसा क्या हुआ कि सिया आज इस तरीके से बिहेव करती है। उस बर्थ में सिया की मृत्यु के बाद सिया के भाई को, जो कि लगभग 10-11 वर्ष का था, एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। अगले दृश्य में वो देखते हैं कि मैं देख पा रही हूँ कि मेरा भाई लगभग 15-16 वर्ष का है और वो पेंटिंग बना रहा है। अनाथ आश्रम में उसे उसकी कला के मुताबिक शिक्षा दी गई है और उसे पेंटिंग करना सिखाया गया है। मैं थोड़ा शांत हूँ। मेरा भाई अब भी